हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज रिवाइज करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक को। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट्स से अपील रहेगी, अकाउंटिंग पर और भी नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर नंबर फर्स्ट टॉपिक आएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट शामिल है। नंबर सेकंड आएगा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डीप और डिटेल्ड डिस्कशन। नंबर थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की टेक्निक कौन कौन सी है। नंबर फोर्थ, उस टेक्निक में से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फोकस मेरा आज रहेगा, रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले पहला पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन, दोज स्टेटमेंट्स विच शोज प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड विच शोज सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल्ड डिस्कशन ऊपर मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं, जिसमें मैंने कवर किया है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से। स्टूडेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट 11th में अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल से डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने को मिलता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो मैंने उस क्लास में कवर किया हुआ है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे समझें। बैलेंस शीट में मैंने हर एक आइटम का डिटेल्ड डिस्कशन किया, उसी के अंदर आप लोगों को जो हेडिंग और सब हेडिंग है वो समझने को मिलेगा। दूसरा रहेगा अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका इवैल्यूएशन कौन करने वाले हैं? वो करेंगे बिजनेस के यूजर्स। एक बिजनेस एंटिटी के जितने भी यूजर हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। सीधी भाषा में समझें तो बिजनेस से जिन पार्टीज का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन है, उन लोगों को बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अब डिसीजन मेकिंग किस कंटेक्स्ट में? पहले बात करें यूजर कितने टाइप के हैं। यूजर दो टाइप के हैं, नंबर वन इज इंटरनल, नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर के अंदर आता है मैनेजमेंट, शेयर होल्डर और एम्प्लॉइज। केवल ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट आते तो बहुत सारे इंटरनल के अंदर भी और एक्सटर्नल के अंदर भी। मैंने 3 इंटरनल यूजर के बारे में डिस्कशन करूंगा आज और 4 एक्सटर्नल यूजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका एनालाइज करना जरूरी क्यों है, किन किन लोगों पर, किन किन पार्टीज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करें मैनेजमेंट क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। एक बिजनेस एंटिटी के अंदर, कंपनी के अंदर आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, डिसीजन मेकिंग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने लास्ट ईयर डिसीजन लिए थे, सपोज कोई कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया है कि हम इस साल एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो साल के आखिर में चेक भी तो करेंगे कि उस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। अब सेल कहां से कैलकुलेट होगी? सेल कैलकुलेट होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। उस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ या फिर उस प्रोडक्ट की वजह से कितना लॉस हुआ। तो अल्टीमेट मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग से, जो हमने लास्ट ईयर डिसीजन लिया था, उससे क्या इफेक्ट। ये था कि मैनेजर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एनालिसिस किस तरह से करेंगे। अब मैनेजर्स बैलेंस शीट का एनालिसिस किस तरह से करेंगे? पिछले साल जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या जो इन्वेस्टमेंट है उससे एडिक्वेट रिटर्न रिसीव हो रहा है या नहीं। यदि एडिक्वेट रिटर्न रिसीव हो रहा है, मतलब प्रॉपर हम पैसा कमा पा रहे हैं वहां से, तो मैनेजमेंट चाहेगा पैसा और इन्वेस्ट करें। यदि पैसा नहीं कमा पा रहे तो वहां से पैसा विड्रॉ करें। यह था मैनेजमेंट के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा शेयर होल्डर। अब कोई शेयर होल्डर कंपनी से क्या चाहता है? शेयर होल्डर कंपनी से चाहता है कि कंपनी हर साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे में एप्रिसिएशन हो, मतलब शेयर की वैल्यू बढ़ती हुई रहे। अब शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी? कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही लेकिन प्रॉफिट कमा रही है, तो शेयर होल्डर जानता है कंपनी के पास एडिक्वेट रिजर्व्स हैं। कंपनी चाहे तो बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है, कंपनी चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है।
तो अल्टीमेट शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग तब कर पाएंगे जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे, तब उन्हें पता लगे कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, कंपनी की बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितने हैं। नंबर थर्ड, एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी क्यों है? दो एस्पेक्ट है। एम्प्लॉइज के लिए कंपनी प्रोविडेंट फंड क्रिएट करती है। प्रोविडेंट फंड मींस एम्प्लॉइज को जितनी भी सैलरी मिलती है उस सैलरी में से थोड़ा अमाउंट डिडक्ट होता है ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो तो उसे लमसम पैसा मिले, उस लमसम पैसे से वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो जो एम्प्लॉइज हैं वो चेक भी तो करेंगे क्या कंपनी ने हमारा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा डिडक्ट किया है क्या एप्रोप्रिएटली शो कर रहे हैं या नहीं। कैसे पता लगाएंगे? प्रोविजन होगा कंपनी की बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। दूसरा, एम्प्लॉइज ये जानना चाहते हैं कि हमारी सैलरी या फिर हमें जो भी वेजेस मिलती है उसमें इंक्रीमेंट कब होगा। अब कंपनी इंक्रीमेंट केवल तब कर पाएगी जब कंपनी प्रॉफिट वाली कंडीशन में होगी। तो इसका मतलब यदि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी वाली पोजीशन में है तो ट्रेड यूनियन कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी सैलरी या फिर वेजेस राइज करें। एक्सटर्नल यूजर, नंबर वन, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या संबंध है या क्रेडिटर एनालिसिस क्यों करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? अब क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर और सप्लायर मींस दोज एंटिटीज और दोज पार्टीज विच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसी एंटिटीज या पार्टीज जो एक दूसरी एंटिटी को माल उधार बेच रही हैं। अब क्रेडिटर को पेमेंट भी तो चाहिए, तो क्रेडिटर चेक करेगा क्या कंपनी के पास लिक्विड एसेट हैं। लिक्विड एसेट मींस करंट एसेट। क्या कंपनी के पास इतनी एडिक्वेट करंट एसेट है कि वो हमारा पैसा चुका पाए, या फिर क्या कंपनी के पास इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन या फिर कंपनी की इतनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है, कंपनी को क्या इतने हर साल प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं कि फ्यूचर में वो हमें पेमेंट कर पाए। तो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एनालाइज कर पाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, और जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो एनालाइज करेंगे बैलेंस शीट से। नंबर नेक्स्ट, लेंडर्स। लेंडर्स मींस बैंक और डिबेंचर होल्डर और दोज पर्संस विच गिव एडवांस टू द कंपनीज। ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर डाला हुआ है या फिर बैंक ने कंपनी को लोन दिया हुआ है। अब लेंडर क्या चेक करेगा? लेंडर चेक करेगा क्या कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन है। सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब क्या कंपनी के पास इतनी एसेट है कि आज यदि कंपनी बंद हो जाए तो हमारा पेमेंट हो पाए। क्या कंपनी की इतनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है कि फ्यूचर में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो पेड कर पाए। तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, सॉल्वेंसी पोजीशन, बैलेंस शीट। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मुझे आज किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर माना जाऊंगा। दोज इन्वेस्टर विच वांट्स टू इन्वेस्ट मनी इन अ स्पेसिफिक कंपनी। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर जानना चाहता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। पोटेंशियल इन्वेस्टर जानना चाहता है कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन। क्यों? अगर कंपनी कल बंद होती है या फिर एक कंपनी बंद कब होने लगती है या कंपनी बंद होती कब है? जब कंपनी के ऊपर रिस्क ज्यादा है, कंपनी लॉसेस में जा रही है, कंपनी ने लोन ले रखा है। अब लोन का जो पेमेंट करना है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी के पास इतनी सेल्स जनरेट नहीं हो रही है कि वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाए, तो कंपनी लिक्विडेट होना स्टार्ट कर देती है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करेंगे कि कंपनी में कहीं रिस्क ज्यादा तो नहीं है। नंबर नेक्स्ट, गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन मोटिव है कंपनी से टैक्स वसूली करना। अब टैक्स वसूली करने से मतलब क्या कंपनी एडिक्वेट एक्सपेंस शो कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी सेल्स अंडरकास्ट कर रही है और एक्सपेंसेस ओवरकास्ट कर रही है, कंपनी खर्चे ज्यादा शो कर रही है, सेल्स कम शो कर रही है, कंपनी जो टैक्स का एडिक्वेट प्रोविजन बना ही नहीं रही है। सेल्स और एक्सपेंसेस मिलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में, प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर। मैं हर बार दोनों कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, कुछ कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के, कुछ कंपोनेंट बैलेंस शीट के। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने बात की है यूजर्स कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने वाले। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कैसे होगा, टूल्स फॉर दी फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए 5 टूल्स और टेक्निक्स है। पहला, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर सेकंड इज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर थर्ड इज
ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 4th इज रेशियो एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नंबर 5th इज कैश फ्लो एनालिसिस। पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें। अब मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं, मैं अब वर्बली आपको बताने वाला हूं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल या फिर डायनेमिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। डायनेमिक या फिर हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक यूजर कंपेयर करता है लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, लास्ट ईयर के फिगर्स को करंट ईयर के फिगर्स के साथ। कंपनी ने लास्ट ईयर कितनी सेल्स की थी, करंट ईयर की सेल्स कितनी है, कंपनी का लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, कंपनी का लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, कंपनी के लास्ट ईयर डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने थे, करंट ईयर में डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितनी है, लास्ट ईयर टोटल इन्वेंट्री कितनी थी, आज टोटल इन्वेंट्री कितनी है। तो ये आएगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, विच इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हर बार हमें कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट ईयर के फिगर को करंट ईयर के फिगर के साथ। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट एज इट इज। इसके बाद अगला कॉलम आएगा एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट का। मैं लास्ट ईयर के फिगर को कंपेयर करूंगा करंट ईयर के फिगर के साथ कि लास्ट ईयर के फिगर से करंट ईयर में कितने चेंजेस आए हैं। मतलब फॉर्मूला रहेगा करंट ईयर की वैल्यू माइनस लास्ट ईयर की वैल्यू। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल 5 लाख है, करंट ईयर में शेयर कैपिटल 6 लाख है, तो इसका मतलब इस साल शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ी। इसके बाद अगला कॉलम रहेगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मींस जो जितनी वैल्यू इस बार चेंज हुई है वो लास्ट ईयर का कितना परसेंट है। जैसे मैंने अभी बात की 1 लाख रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ी, 1 लाख लास्ट ईयर की 5 लाख का कितना परसेंट है, तो वो आएगा नंबर 4th कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। वापस कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक भी कहते हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसका दूसरा नाम वर्टिकल या फिर स्टैटिक है, कॉमन साइज में हमें करंट ईयर के फिगर्स को करंट ईयर के फिगर के साथ ही कंपेयर करना है। सर करंट ईयर के फिगर को करंट ईयर के फिगर के साथ कंपेयर करेंगे तो हर बार 100% वैल्यू आएगी? नहीं। करंट ईयर के फिगर्स को मतलब मुझे यदि पहले मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो मुझे टोटल एसेट में कंपेयर करना है इंडिविजुअल एसेट को, कि सपोज कंपनी के पास टोटल एसेट 10 लाख रुपए की है, 10 लाख में से कंपनी ने 2 लाख बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है, 50,000 गुडविल में इन्वेस्ट कर रखा है, 1 लाख लोन से एडवांसेस है, 2 लाख की इन्वेंट्री है, ऐसे वेरियस आइटम है। तो 10 लाख किस किस एसेट में कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट है वो आएगा कॉमन साइज के अंदर। सेम ऐसी लाइबिलिटी साइड में टोटल जो लाइबिलिटी होगी वो किस किस अमाउंट में हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस किस किस जगह से हमने फाइनेंस करा रखा है, या फिर किस किस व्यक्ति को किस पार्टी को कितना पेमेंट करना है। तो कॉमन साइज में करंट ईयर का जो टोटल आएगा, टोटल वाले एसेट्स और टोटल वाली लाइबिलिटीज को हर एक इंडिविजुअल एसेट और इंडिविजुअल लाइबिलिटी से कंपेयर करेंगे, हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 3rd नंबर कॉलम रहेगा वो रहेगा परसेंटेज ऑफ द टोटल। यदि लाइबिलिटी तो टोटल लाइबिलिटी, एसेट तो टोटल एसेट। वहां पे हमें केवल परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। करंट ईयर का टोटल को कंपेयर करेंगे करंट ईयर के इंडिविजुअल फिगर के साथ, लास्ट ईयर के टोटल को कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के इंडिविजुअल फिगर के साथ। तो कॉमन साइज में 2 कॉलम बनेंगे केवल परसेंटेज। कॉमन साइज में याद रखना है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमेशा कंपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मैं मान रहा हूं आप लोग फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का सबसे पहली हेडिंग रहती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरी हेडिंग है अदर इनकम, फिर उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हर एक आइटम को मुझे कंपेयर करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स के साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साथ ही कंपेयर करेंगे, फिर अदर इनकम को कंपेयर करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। कंपेयर करने का मतलब मुझे परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज के फॉर्म में। सपोज सेल्स 10 लाख है, अदर इनकम 1 लाख है, टोटल इनकम हो गई 11 लाख। तो सेल्स 10 लाख, सेल्स 10 लाख का कितना परसेंट है? 100%। अदर इनकम 1 लाख, मेरी सेल्स 10 लाख का कितना परसेंट है? 10%। फिर टोटल मेरा 11 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 110%। तो इस बार मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर करना है हर एक इंडिविजुअल आइटम के साथ। एक्सपेंस में चाहे वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो, चेंजेस इन द इन्वेंटरी हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो, फाइनेंस कॉस्ट हो, अदर एक्सपेंस हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, कोई सा भी आइटम, सारे आइटम में कंपेयर करूंगा सेल्स के साथ। इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन साइज में हर एक
आइटम को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर हर एक आइटम को किस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा? आंसर रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे सेल्स भी कहते हैं। ये था मेरा दूसरा टूल, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर थर्ड, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जो कहता है कि मुझे हर बार या फिर लास्ट ईयर के फिगर गिवन है तो मुझे लास्ट ईयर के फिगर्स में से किसी एक ईयर को बेस मान के हर साल के फिगर को कंपेयर करना है। नहीं समझ में आएगा? सपोज मुझे पिछले 5 साल की सेल्स गिवन है, मुझे पिछले 5 साल की सेल गिवन है, पिछले 5 साल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सपोज 2019-20 से डेटा है तो 19-20, 20-21, 22-23, 23-24, 24-25, 24-25। पहले साल की सेल्स 2 लाख, फिर सेल्स 2.5 लाख, फिर सेल्स 3 लाख, फिर सेल्स 4 लाख, फिर सेल्स 5 लाख, कुछ इस तरह से सेल्स है। ट्रेंड एनालिसिस कहता है कि हमारी प्रेजेंट ईयर की सेल्स फर्स्ट ईयर में इस साल की सेल्स को मैं कंपेयर करूंगा बेस ईयर की सेल्स के साथ। अब बेस ईयर का मतलब क्या होगा? बेस ईयर सबसे पहला वाला ईयर भी हो सकता है, बेस ईयर पिछला वाला ईयर भी हो सकता है। जैसे मुझे स्टार्टिंग केवल पहले साल से 19-20 से स्टार्ट है तो सबसे पहले 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट है, फिर 2.5 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट है। मैंने बेस सबसे पहले माना है पहला साल, फिर 3 लाख 2 लाख का कितना परसेंट है, फिर 4 लाख 2 लाख का कितना परसेंट है। तो ट्रेंड एनालिसिस में मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अब फॉर्मेट रिटर्न एग्जाम तो है ही नहीं, सिंपल एमसीक्यू फॉर्म में सिलेक्ट करना है तो ऐसा आ सकता है कि ट्रेंड एनालिसिस में ये 5 लाख 2 लाख का कितना परसेंट हो। लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल इस वाले टॉपिक में बेसिक जानकारी है, ये क्वेश्चंस वगैरह आने वाले सेकंड टर्म में आएंगे तो केवल बेसिक याद रखें। आएगा क्वेश्चन नहीं, लेकिन तब भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ ले तो फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बेस ईयर सबसे पहला वाला ईयर भी हो सकता है, बेस ईयर लास्ट ईयर भी हो सकता है। सपोज मैं लास्ट ईयर को बेस मानता हूं, मतलब जस्ट पिछला वाला ईयर, पहले वाले के लिए पहला वाला ईयर ही बेस रहेगा, दूसरे वाले के लिए पहला वाला ईयर बेस, तीसरे वाले के लिए दूसरा वाला ईयर बेस। निकालना कैसे? वैल्यू है 3 लाख बटे 2.5 लाख गुणा 100। तो मुझे परसेंटेज के फॉर्म में ट्रेंड एनालिसिस में हर एक आइटम को पिछले साल या फिर बेस ईयर के फिगर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो नंबर थर्ड मेरा टूल ट्रेंड एनालिसिस। नंबर फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन हमारा डिस्कशन है, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस जरूरी क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस रेशियो एनालिसिस में से ही आने वाले हैं। रेशियो एनालिसिस है क्या? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेशन, वो कहलाता है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस से समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहती है। तो मेन अब डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम सारे रेशियोज कवर करेंगे। देखिए अब बात करें रेशियो एनालिसिस की। रेशियो एनालिसिस 4 पार्ट में डिवाइड है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। चारों टाइप के रेशियोज कैलकुलेट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट के थ्रू। कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो केवल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के थ्रू प्रिपेयर होंगे, कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो केवल बैलेंस शीट के थ्रू प्रिपेयर होंगे, कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो दोनों स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट इन दोनों के थ्रू प्रिपेयर होंगे। मैं एक बार रेशियो पे जाने से पहले क्विक रिवाइज कर दूं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं पहले, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मेनली 3 हेडिंग है। नंबर 1 इज शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 इज नॉन करंट लाइबिलिटी, नंबर 3 इज करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में मेनली 2 हेडिंग है। नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरी मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वेरियस कैटेगरीज के होते हैं। रिजर्व के अंदर आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, IFR, WCR, या फिर सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस के अंदर। इसके बाद जो दूसरी मेन हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर मेनली 4 हेडिंग है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नंबर 2 लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नंबर 3 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड नंबर 4 अदर। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी मींस जब भी एम्प्लॉय रिटायर होंगे तो उन्हें जो भी पेमेंट करेगी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जिसका अपने से कोई संबंध नहीं है, मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद अदर नॉन करंट लायबिलिटी, जो ऊपर तीनों हेडिंग के अंदर कहीं नहीं आएंगी, वो आएंगी अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी के अंदर नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर 2 इज ट्रेड पेबल, जिसके अंदर आएगा क्रेडिटर और बीपी। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके अंदर आएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और नंबर 4 अदर करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और जो ऊपर तीनों हेडिंग में कहीं नहीं आएगा वो आएगा अदर एक्सपेंस, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। इसके बाद एसेट साइड में मेन 2 हेडिंग है, नॉन करंट में 5 मेन हेडिंग। नंबर 1 इज फिक्स्ड एसेट, नंबर 2 इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इज डेफर्ड टैक्स एसेट, नंबर 4 इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नंबर 5 इज अदर नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर मेनली 4 हेडिंग। नंबर 1 इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट विच कंटेन्स मशीनरी, बिल्डिंग्स, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल एंड नंबर ऑफ आइटम आएंगे, लेकिन विच मस्ट बी टेंजिबल इन नेचर। नंबर 2 इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट विच कंटेन्स कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स। नंबर 3 इज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जो भी अंडर डेवलपमेंट है। और नंबर 4 इज कैपिटल डब्ल्यूआईपी, ऐसी फिक्स्ड एसेट जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग नॉन करंट एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए कर रखे हैं। नंबर 3 हेडिंग इज डेफर्ड टैक्स एसेट, जिससे रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं आने वाला है। नंबर 4 इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो लोन्स एंड एडवांसेस हमेशा मानेंगे लॉन्ग टर्म। तो लोन्स एंड एडवांसेस के बाद अगली हेडिंग डेफर्ड टैक्स एसेट, और नॉन करंट एसेट में चौथी हेडिंग है अदर नॉन करंट एसेट। इसके बाद करंट एसेट में पहली हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर आएगा डेटर एंड बीआर। दूसरी हेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 3 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अपन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। नंबर 3 इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो एंटिटी ने छोटे समय के लिए लोन या एडवांस दे रखा है किसी पार्टी को। नंबर 4 इज इन्वेंट्री, जिसके अंदर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का हो, डब्ल्यूआईपी का हो या फिर फिनिश गुड का हो, लूज टूल्स का इसके अंदर ही स्टॉक आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 5, जिसके अंदर आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एंड नंबर 6 इज अदर करंट एसेट, जिसके अंदर आएंगी प्रीपेड एक्सपेंस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल जल्दी रिवीजन करें। स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल में पहली हेडिंग इनकम के अंदर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। फिर एक्सपेंडिचर में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस। इनकम में से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंस, आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन दोनों फॉर्मेट के बेसिस पर ही ये चारों रेशियोज हैं। रेशियोज स्टार्ट करने से पहले याद रखें, वही एसेट लेनी है रेशियोज के अंदर जो वास्तव में एसेट है, जो नकली एसेट है वो ट्रीट नहीं करेंगे। स्टार्ट करें रेशियो। पहला लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज मेनली 2 टाइप के हैं, एक है करेंट रेशियो और एक है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। लिक्विड रेशियो कौन से रेशियोज हैं? ऐसे रेशियोज जो उन एसेट या फिर उन लाइबिलिटीज से संबंधित हैं जो लिक्विड इन नेचर है। ऐसी एसेट्स या फिर ऐसी लाइबिलिटीज जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होंगी, करंट एसेट 12 महीने के अंदर पेड करनी है करंट लाइबिलिटी, उनसे संबंधित रेशियो कहलाते हैं लिक्विडिटी रेशियो। पहला करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने भी बताया था वास्तव में वही एसेट्स लेनी है जो एसेट रियलिटी की हैं। नकली एसेट्स करंट एसेट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। नकली एसेट मींस जैसे फिक्टिशियस एसेट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, वो हम शामिल नहीं करेंगे। और ऐसी भी करंट एसेट में आइटम लिखे हो सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स्ड एसेट का पार्ट है, बिल्कुल सही, वो है लूज टूल्स। तो लूज टूल्स भी करंट एसेट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो करंट एसेट में केवल आएगा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट। याद रखने की बात कौन सी है? फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी, नहीं आएगा लूज टूल्स। करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी। ये पहला मेरा करंट रेशियो। ऑप्टिमम करंट रेशियो, एक आइडियल करंट रेशियो कौन सा होता है? करंट रेशियो आइडियल होता है 2:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सर क्विक एसेट कैसे निकालें? क्विक एसेट निकालने का तरीका, जो करंट एसेट है इसमें से माइनस कर दें इन्वेंट्री, माइनस कर दें प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट निकालने का तरीका, करंट एसेट में से माइनस कर दें प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस कर दें इन्वेंट्री। याद रखने वाली बात कौन सी है? जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री
मैंने करंट एसेट यदि करंट रेशियो वाली ली है, मैंने यदि करंट एसेट करंट रेशियो वाली ली है, तो यहां पर लूज टूल्स वाला मैं पहले से ही माइनस कर चुका हूं। लूज टूल्स वाला अमाउंट पहले ही माइनस कर चुका हूं। लूज टूल्स होता क्या है? लूज टूल्स मतलब मशीनरी के वे पार्ट जो डेली लाइफ में या फिर डेली बेसिस पे मशीन में यूज होते हैं, वो फिक्स एसेट का पार्ट माना जाता है। यदि मैं करंट रेशियो वाली करंट एसेट ली है तो लूज टूल्स पहले ही माइनस कर चुका हूं, तो वापस इन्वेंट्री यहां पर माइनस करते वक्त इसमें लूज टूल्स का ध्यान रखें, लूज टूल्स नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से बहुत बार आ चुका है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स भी प्रीपेड एक्सपेंस है। तो क्विक रेशियो फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी सेम यहीं से निकालेंगे। आइडियल क्विक रेशियो है 1:1। तो ये पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट और क्विक, जो केवल और केवल बैलेंस शीट के थ्रू बन सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीरियड का कोई भी भागीदारी, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर 4 रेशियोज आएंगे। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 इज प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर 3 इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, नंबर 4 इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो आएंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर। सॉल्वेंसी रेशियो जो शो करेंगे, जो प्रेजेंट करते हैं एक बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन, जिसके अंदर पहला है डेट इक्विटी। यहां पर याद रखने की बात कौन सी है? बहुत सारे पब्लिशर ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर कुछ गलती कर रखी है। गलती इन द सेंस सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड्स। याद रखें यहां पर लॉन्ग टर्म डेट है। बहुत सारे बुक्स में यहां पर टोटल डेट के हिसाब से आंसर किया गया, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहां पर केवल आपको लॉन्ग टर्म डेट लेना है। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी, और नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन सी हेडिंग आएंगी? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखने की बात, डेंजर पॉइंट क्या है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करेंगे, क्योंकि पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब वो है लॉस। तो पहला डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1। प्रोप्राइटरी रेशियो, दिक्कत आती है प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला कैसे याद रखें? याद रखें प्रोप्राइटरी वर्ड बनाए प्रोप्राइटर से, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कहता है बिजनेस के जो भी मालिक हैं उनका टोटल एसेट में से कितने परसेंट एसेट पर राइट है, मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड से ऐसे निकालेंगे, टोटल एसेट नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। याद रखें, वापस रिपीट कर रहा हूं, एसेट्स वही लेनी है जो वास्तव में एसेट है। फिक्टिशियस एसेट हो सकता है करंट एसेट में दे रखी हो, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब करंट एसेट में से हटा देंगे, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ कहां करेंगे? पीएनएल में। पीएनएल मतलब शेयर होल्डर फंड से हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है फिक्टिशियस एसेट करंट एसेट में दे रखी हो, तो यहां पर टोटल एसेट निकालते समय फिक्टिशियस एसेट शामिल नहीं करेंगे। फिक्टिशियस एसेट मुझे माइनस करनी पड़ेगी शेयर होल्डर फंड में से। नंबर 3 इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो फॉर्मूला, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई डेट। कौन सा डेट लेंगे? लॉन्ग टर्म। टोटल एसेट की बात कर चुका हूं, लॉन्ग टर्म डेट की बात कर चुका हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज नाम में ही बोलता है इंटरेस्ट को कवर करने वाला रेशियो। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट जो हम उस लोन पर पेड कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए। और इंटरेस्ट किस प्रॉफिट में से पेड करेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। मैं सारे खर्चे माइनस कर देता हूं इनकम में से, तो बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फॉर्मूला रहेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट, कि मेरा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कितनी बार कवर करेगा। इंटरेस्ट मींस दैट आउटकम ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी विच विल बी पेड ऑफ इन प्रेजेंट और इन नियर फ्यूचर। नंबर 3 इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों रेशियोज बन जाएंगे बैलेंस शीट के बेसिस पर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए मुझे इंटरेस्ट का एलिमेंट मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। किस हेडिंग के अंदर? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर।
नंबर फोर्थ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, नंबर थर्ड इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। ऐसे रेशियोज जो टर्नओवर पर बेस्ड हैं। टर्नओवर मीन सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहला रेशियो जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, टर्नओवर मतलब सेल्स। अब स्टॉक का रिलेशन सेल्स के साथ नहीं एस्टेब्लिश करेंगे, स्टॉक का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। स्टॉक का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। फर्स्ट प्रेफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर निकालते कैसे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बात में कर चुका हूं। यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है तब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल्स के थ्रू आंसर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन में सर यदि क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन है, ओपनिंग गिवन नहीं है, तो क्या जीरो मान लें? यदि केवल क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो मानेंगे जितना क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, या फिर ये भी कह सकता हूं तो मानेंगे जो क्लोजिंग है वही एवरेज है। इंटरेस्ट कवरेज सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। यहीं से दूसरा फॉर्मूला आता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। हर एक रेशियो मतलब क्या है ये मैं कभी और डिस्कस करूंगा। आपके एग्जाम में केवल आने वाला है फॉर्मूले का आंसर निकालना है, हमें फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यदि हमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री दिन के हिसाब से निकालनी है तो नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यदि मंथ के हिसाब से निकालनी है तो नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। यह है मेरा पहला इन्वेंट्री के बेसिस पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा इसी से रिलेटेड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अगली बात करें एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज के अंदर ही अगला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस बीआर, इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। जैसे इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यदि ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी बीआर नहीं है तो इसे डेटर टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? अब डेटर्स क्या बोलते हैं? दोज पार्टीज और एंटिटीज टू हुम बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट नोन एज डेटर्स। तो इसका मतलब डेटर का संबंध रिलेशन है क्रेडिट सेल्स के साथ। तो बिल्कुल सही, इसका फॉर्मूला रहेगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वापस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ओपनिंग डेटर प्लस बीआर ऐड करेंगे, क्लोजिंग डेटर प्लस बीआर डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नंबर फोर्थ एवरेज कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आ जाएगा कितने टाइम में हम कलेक्शन करते हैं डेटा से। नंबर फिफ्थ इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल दोज एंटिटीज फ्रॉम हुम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिन्हें बोलते हैं क्रेडिटर। यदि हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया हुआ है तो बीपी, तो ट्रेड पेबल के अंदर आएगा क्रेडिटर एंड बीपी। फॉर्मूला क्या रहेगा? इनका संबंध है क्रेडिट परचेज के साथ, तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल, वो भी कौन से? एवरेज। नेट क्रेडिट यहां पर भी सेल्स लेनी है नेट, नेट मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, परचेज लेनी है नेट, नेट मतलब परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद, डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल का। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है आपको नेट ट्रेड पेबल नेट परचेज गिवन है क्रेडिट परचेज, और उसके साथ साथ परचेज रिटर्न भी गिवन है, तो दिमाग का इस्तेमाल करें, परचेज रिटर्न यूज में नहीं आएगी। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल, ये भी याद रखना है। यदि क्वेश्चन में केवल लिखा है क्रेडिट, केवल लिखा हुआ है परचेज, अब ये समझना मुश्किल है, नगद दे के उधार तो पूरी उधार मान लें, यदि दे रखा है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे।
नंबर 6 एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हो सकता है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज ये निकालनी पड़े, तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। नंबर 7 इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स, फॉर्मूला नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। याद रखें यहां पर सबसे पहले मुझे नेट सेल्स में डिवाइड करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को कोई मतलब नहीं है, सेल्स नगद है कि उधार, इसलिए मैं नेट सेल्स में डिवाइड करने वाला हूं। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसका डिवाइड करेंगे नेट सेल्स में, तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये था मेरा तीसरा पार्ट, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो बेस्ड, सातवां रेशियो। नंबर 4 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिट, अब ये वाले टर्नओवर रेशियोज भी कंपोजिट रेशियो है जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दोनों के बेसिस पर निकलेंगे। अगला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज केवल और केवल कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बेसिस पे, केवल एक रेशियो छोड़ के। इसके अंदर आएंगे 5। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा ऑपरेटिंग रेशियो, पांचवा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 रेशियोज आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यहां पर एक फायदे की बात है, इन चारों में जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो रहेगा सेल्स। रटने वाले स्टूडेंट याद रखें, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इन चारों में आएगा सेल्स का, डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में आने वाला है सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, या फिर 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। 100 कह लो या फिर 1 माइनस कह लो। यदि 1 में से माइनस करेंगे तो यहां पर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। मतलब सपोज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है 70%, तो 1 में से माइनस करना है तो परसेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, 1 माइनस 0.7। यदि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 में से माइनस करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की चर्चा अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले बात करें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आ सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट में दे रखा है 25%, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट में दे रखा है 25%, सेल्स का फिगर गिवन है और हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस केस में फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करें, एक टेबल, कुछ लोगों को पता है ये टेबल बनती कैसे। यदि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे 25 है तो सेल्स पे हमेशा होगा 20, कॉस्ट पे 20 है तो सेल्स पे होगा 16.67, कॉस्ट पे 33.33% है तो सेल्स पे होगा 25%। इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट यदि एग्जाम में आता है तो हमेशा सेल्स के बेसिस पर निकालना पड़ता है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट का मतलब सारे खर्चे चाहे ऑपरेटिंग नेचर के हों या फिर नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हों, एबनॉर्मल भी हों, सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे सारी इनकम के साथ। इनकम चाहे ऑपरेटिंग की हो या फिर नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हो। डिवाइड करेंगे सेल्स का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये समझने वाली बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब केवल वही प्रॉफिट बताइए जो हमने बिजनेस से कमाया है। मतलब हमें केवल और केवल बिजनेस का प्रॉफिट ही कंसीडर करना है, हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड नहीं करनी। कंपनी को रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन कुछ केसेस में ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है, लेकिन रेंट और इंटरेस्ट हमेशा नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। केवल बिजनेस का प्रॉफिट बताना है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम। सपोज एक कंपनी जो रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती है वो किसी दूसरी कंपनी के रेडीमेड गारमेंट भी बिकवाती है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है बिजनेस होता तो ये इनकम होती, बिजनेस नहीं है तो इनकम नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग का बिजनेस हो या नहीं से कोई मतलब नहीं है, इनकम होती तब भी। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में सिंपल सा डिफरेंस है। तो ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे ऑल अदर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डिवाइड करेंगे सेल्स का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है कि जो हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स लिए उसकी इंटरेस्ट हमें माइनस नहीं करनी। हमें चाहिए प्रॉफिट, टैक्स और इंटरेस्ट घटाने से पहले प्रॉफिट, वो भी ऑपरेटिंग, केवल बिजनेस वाला प्रॉफिट। जो भी नॉन ऑपरेटिंग एबनॉर्मल नेचर के प्रॉफिट है, एबनॉर्मल नेचर के लॉसेज है, वो एलिमिनेट कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है तो मैंने बात कर ली है, नेट प्रॉफिट से निकालना है तो नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चारों रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पेन के बेसिस पे, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड एक है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो हमें यह पता लगाना है कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए कितना कमा पा रही है, परसेंटेज के फॉर्म में। शेयर होल्डर को जो कंपनी पेड करती है उसे बोलते हैं डिविडेंड। शेयर होल्डर का राइट कंपनी में रिटेन अर्निंग्स पे भी। डिवेंचर होल्डर को जो कंपनी पेड करती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। तो उनका तो पार्ट अभी माइनस नहीं करूंगा और इसके साथ साथ टैक्स भी माइनस नहीं करूंगा। तो प्रॉफिट मुझे चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वापस हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें केवल पता लगाना है शेयर होल्डर से हम कभी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पैसा नहीं लेते। बैंक से हम पैसा लेते हैं वर्किंग कैपिटल या फिर टर्म लोन के लिए। बैंक वाले से कभी ये नहीं कहते कि हमें पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना है। वो तो एंटिटी के पास, कंपनी के पास अभी कोई भी बिजनेस मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन नहीं है कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए तो कंपनी थोड़े समय के लिए पैसा कहीं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है। तो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज वाला अमाउंट हमें प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट आई है, जिसे बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाली इनकम, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम, वो हमें इंक्लूड नहीं करनी है। डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये वाला कंपोजिट रेशियो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट बेसिस बनेगा। दो टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, पहली कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरी वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। याद रखने वाली बात कौन सी है, हो सकता है फिक्टिशियस एसेट करंट एसेट में दे रखी, पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस करंट एसेट में दे रखा हो, तो हमें शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा, वो दोनों बैलेंस माइनस करने के बाद, और उसमें ऐड करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो वो वहां से आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये था अपना कंप्लीट इवैल्यूएशन रेशियोज का। 3 आइडियल रेशियो, 3 नहीं 4। पहला करंट रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो 1:1, डेट इक्विटी 2:1 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7:1। ये बात याद रखनी है। ये था कंप्लीट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हेडिंग सब हेडिंग के बारे में ऊपर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दी है, वहां से हेडिंग और सब हेडिंग डिस्कस करें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।